Hello, student. Very good morning. So, open your book. Student, chapter name is The Rise of Nationalism in Europe. यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रभक्ति की फीलिंग या राष्ट्रवाद की भावना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ वो कैसे हुआ, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। स्टूडेंट, मैं इसको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको ये फर्स्ट पेज क्लियर कर दूँगा। पहले आप इस पिक्चर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो ये आपको एक लिबर्टी ऑफ स्टैचू दिखाई देगा, ये जीसस क्राइस्ट की जो है स्टैचू दिखाई देगी, और ये इन पीपल्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले एक ध्यान देने वाली थिंग्स हैं। हियर इज़ अ फ्लैग एंड हियर इज़ मार्च टाइप पीपल लाइक अ ट्रेन। ये लोग मार्च कर रहे हैं, लेकिन एक ट्रेन के रूप में इन लोगों ने अपने आप को व्यवस्थित किया। स्टूडेंट, ये एक इमेजिनेशन है, ये पूरा पिक्चर जो है एक इमेजिनेशन है। और ये इमेजिनेशन क्या दिखाई गई है कि एक, अगर हम बात करें तो 1848 में एक फ्रांस के आर्टिस्ट हुए थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सारियो फ्रांस के एक आर्टिस्ट थे, और उन्होंने पूरे 4 प्रिंट में एक सीरीज़ तैयार की थी यहाँ से। और इस जिसमें उन्होंने जो डेमोक्रेटिक एंड जो उन्होंने सीरीज़ प्रिपेयर की थी उसमें डेमोक्रेटिक एंड सोशली गणराज्यों से बने एक, यानी कि सोशली था, गणराज्य से बने कंप्लीटली वर्ल्ड का इमेजिनेशन किया। यूरोप एंड अमेरिका के जो पीपल्स थे उनको लोगों को इसमें वो क्या है पहले प्रिंट से दिखाने की कोशिश करता है। यानी कि मैंने अभी बताया कि 4 प्रिंट का यूज़ किया, तो फर्स्ट प्रिंट से उन्होंने क्या कि जो अमेरिका और यूरोप दोनों के लोगों को उन्होंने दिखाने की कोशिश की। और इसमें एवरी एज, हर टाइप की एज के, चाहे वो एजड हो, मैन हो, वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, हर टाइप के जो इसमें हर टाइप के जो पर्सन को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया। तो वो सभी क्या थे, किसी भी उम्र के हों, लेकिन किसी भी वर्ग के हों, किसी भी सोसाइटी के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों, मैन हो, वुमेन हो, वो एक ट्रेन के रूप में दिखाई दिए। एक ट्रेन का उन्होंने आकार लिया हुआ, एक ट्रेन की तरह वो मार्च करते हुए जा रहे थे। वो मार्च किसकी साइड से कर रहे थे? लिबर्टी ऑफ स्टैचू, जो मैंने आपको बताया था, लिबर्टी ऑफ स्टैचू के बराबर से होकर वो गुजर रहे थे। और गुजरते हुए, जैसे कि हम कभी टेम्पल के साइड से गुजरते हैं, मॉस्को के साइड से गुजरते हैं, या किसी भी हम रिलीजियस प्लेस से गुजरते हैं, तो वहाँ हम कहीं ना कहीं उस रिलीजियस प्लेस पे अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और अपना मस्तक नीचे करते हैं। तो यहाँ पे ये लोग श्रद्धांजलि देते हुए इसके पास से गुजर रहे होते हैं। आपको याद होगा इसमें क्या था कि जो फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन के समय जो वहाँ के आर्टिस्ट थे, देखिए कभी भी किसी भी रिवॉल्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक जो है टारगेट रखना पड़ता, उन सबको एक मूर्त, एक स्टैचू बनाना पड़ता। तो इनकी एक स्टैचू इन्होंने एक महिला के रूप में, एक लेडीज़ के रूप में उस स्टैचू को इन्होंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। उसको इस तरह से चित्रित किया कि सारी स्टैचू, जो सारा वर्ड है इसके अंदर, इस लिबर्टी ऑफ स्टैचू में क्या हो गया, समा गया। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसके गौर से देखें तो इस स्टैचू में, इसमें अगर हम ये वाला हैंड देखें, ये ऊपर की साइड का अगर हैंड देखें आप, तो इस हैंड में उसकी जो इमेजिनेशन थी, उसकी इमेजिनेशन के किसके, फ्रेडरिक सारियो की जो इमेजिनेशन की उसने, तो उन्होंने एक हैंड में बताया कि प्रबुद्धता की मसाल, जो मसाल जलाई हुई थी, वो प्रबुद्धता की मसाल इनके हाथ में थी, जो एनलाइट कर रही थी, जो प्रकाशवान कर रही थी पूरे वर्ल्ड को। और जो दूसरा हैंड है, ये देखिए दूसरा हैंड, जिसके दूसरे हैंड में क्या था, जो मेंस थे, जो वुमेन्स थे, जो वहाँ पे पर्सन्स थे, उनके राइट का चार्टर था। यानी कि वो क्या वर्क कर सकते हैं, क्या वर्क नहीं कर सकते हैं, किस वर्क के लिए उनको आज़ादी है, किस वर्क के लिए उनको फ्रीडम दी गई है,
कौन सा वर्क उनके लेवल पे है, कौन सा वर्क उनके लेवल पे नहीं है, इन सब के लिए एक चार्टर बनाया गया था, जिसको चार्टर, जैसा कि ब्रिटेन के द्वारा इंडिया में भी लागू किया गया था चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1854, यानी कि उसके द्वारा वहाँ का जो गवर्नमेंट थी वो अपना वर्क किस तरह से हमें स्टार्ट करना चाहिए, किस तरह से हमारा वर्क आगे बढ़ेगा, वो उनका रूल्स और रेगुलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। इसी के साथ अगर हम अर्थ को देखें, नीचे अर्थ को देखने से पता चलेगा कि सौर्य ने कि यूरोपियन, अगर उसकी आइज़ में हम देखें, सौर्य ने अपने दृष्टि में क्या देखा कि दुनिया के लोगों को अलग अलग राष्ट्र के, यानी कि जितने भी पूरे वर्ल्ड के जो पीपल्स थे उन पीपल्स को उसने अलग अलग राष्ट्र के पीपल माना, जैसे कि ये किसी अलग राष्ट्र के हो गए, ये किसी अलग नेशन के हो गए, ये किसी तो उन सबको अलग अलग नेशन के उसने मानकर वर्ग जो उनका क्लासिफिकेशन किया। और जब क्लासिफिकेशन किया तो उनके जो नेशनल फ्लैग था, जो उनके झंडे थे, उनकी पोशाक के माध्यम से हम उनको क्या कर सकते हैं, वो पहचानने की हम कोशिश कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ के जो पीपल्स हैं इनका फ्लैग कोई और है, यहाँ के पीपल्स के पास किसी और रंग का फ्लैग है, यहाँ के पीपल्स के पास किसी और रंग का फ्लैग है, इन पीपल्स के पास। तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे कि सभी जितने भी ये मार्च आ रही है, जो ट्रेन के रूप में इन्होंने ट्रेन का एक आकार लिया हुआ है, सभी के पास अलग अलग फ्लैग हैं। तो हम इनको सिर्फ इनकी पोशाक और इनके फ्लैग के माध्यम से हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद जो पूरा एक जुलूस सा बन रहा है, इस जुलूस की जो लीडरशिप कर रहे थे, इसको जो लीड कर रहे थे, वो लीड कर रहे थे यूएसए और स्विट्ज़रलैंड, यूएसए और स्विट्ज़रलैंड। अब इनके जो ट्राई कलर थे, जैसे इनके झंडे थे, इनके ध्वज थे, तो वो सिर्फ मूर्ति तक पहुंच गए। पहुंचने के बाद जो जर्मन के पीपल थे, जर्मनी पीपल द्वारा उनका पीछा किया जा रहा था, जो जर्मन के लोग थे वो उनके जस्ट पीछे जाने की कोशिश कर रहे थे। काले, ब्लैक, रेड और गोल्डन फ्लैग, ब्लैक, रेड एंड गोल्डन फ्लैग को प्रभावित करते हुए वो, और इसमें सबसे अच्छी दिलचस्प बात क्या है, सबसे अच्छी जो रुचि वाली बात है वो ये है कि जब शौर्य ने इस गाना, यानी कि इस पिक्चर को बनाया था, तो जर्मन के लोग अभी तक एक राष्ट्र के रूप में मौजूद नहीं थे, यानी कि जर्मन अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में अब इंडिकेट नहीं कर रहा था, क्योंकि वे ले जाने के लिए एक विचार अभिव्यक्ति है, क्योंकि वो उसको ले जाने वाले थे, उसको एक साइड करने वाले थे, सिर्फ एक अभिव्यक्ति थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। 1848 की अगर हम बात करें तो 1848 में उदारवादी आशाओं ने, एक उदारवादी जो लिबरल थे उस समय के लिबरल पीपल्स थे, तो हम उनकी अगर बात करें 1848 में जो लिबरल्स थे उनको क्या किया, उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जर्मन भाषी, जो जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले पर्सन थे, जो उस समय जर्मन लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे, उनको एक किया, उनको यूनिफाई किया। और जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया के पीपल्स थे, ऑस्ट्रिया के पीपल को किंगडम ऑफ टू सिसिली, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के ऊपर स्वर्ग से मसीह संत के ऊपर स्वर्गदूत, यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया था, मसीह संत के ऊपर स्वर्गदूत जो हेवन से आते हुए इनको दिखाया गया इनके ऊपर, कि जैसे कि ये लोग स्वर्ग में जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वर्गदूत एक घटना का स्थल, यानी कि पूरी इंसिडेंट प्लेस है ये पूरा बना हुआ, और दुनिया के जो देशों के बीच भाईचारे का प्रतीक, यानी कि एक सौहार्द बनाने के लिए, भाईचारे का प्रतीक इसको बनाने के लिए तैयार किया गया था। दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ इशू विजुअलाइज बाय सौर्य, यानी कि सौर्य के द्वारा इसको दिखाने की कोशिश की गई है, यानी कि अलग अलग मुद्दे से। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज, 19th सेंचुरी के समय में जो नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद था, वो किस तरह से फला फूला। फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, इसने क्या था, जो बदलाव क्या था किसमें, दुनिया के मानसिक राजनीतिक यूरोप में क्या कर दिया था, इसने बदलाव ला दिए थे। और इन्हीं चेंजेस के कारण, इन्हीं चेंजेस का रिजल्ट ये हुआ कि यूरोप बहुराष्ट्रीय, यानी कि मल्टी, जो बहुत सारे राष्ट्र उसमें राजवंशी साम्राज्यों के जो स्थान पर एक नया, एक वन नेशन, वन राज, द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस, इनका जो परिणाम निकला वाज द इमर्स ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप,
यानी कि उस समय जो उसमें विभिन्न विभिन्न राजवंशों का जो राज चल रहा था, उन अलग अलग राजवंशों की जगह एक अकेला नेशन, एक अकेला राष्ट्र बन गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट, जो एक प्रैक्टिस थी किसकी, आधुनिक स्टेट की। जिस तरह से आज का आधुनिक स्टेट है, एक आधुनिक राज्य की क्या थी, अवधारणा थी, प्रथा थी, जो स्पष्ट रूप से परिभाषित यानी कि डिफाइन किया जा सकता है क्षेत्र पर, यानी कि सेंट्रलाइज करके एकीकृत करके शक्ति का उपयोग करती थी। यानी कि सेंट्रलाइज हो गया तो उनकी पावर एक जगह हो गई। जो यूरोप लंबे समय से ग्रामीण बिल्स के रूप में विकसित हो रही थी, ग्रामीण बिल्स से यहाँ पे एक दिए हुए पर्सन, उनके नाम से या उनके रूप से वो चल रहा था। क्योंकि लेकिन एक राष्ट्र अगर हम देखें, वन नेशन और वन सिटीज़न, जिसमें अधिकांश जो सिटीज़न थे वो क्या थे, न केवल इसके शासक, सामान्य पहचान, बल्कि साझा इतिहास एवं वंश की भावना विकसित करनी थी। यानी कि वो ये चाह रहे थे कि अगर वन नेशन होगा तो वहाँ पे वन तो लैंग्वेज होगी, वन ही हिस्ट्री होगी, वन ही उनका कल्चर होगा, वन ही उनकी कस्टम होगी, यानी कि सारी थिंग्स जो है वो वन ही होगी और वन ही उनका फ्लैग होगा। यानी कि वन स्टेट के लिए कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज या डिफरेंट फ्लैग नहीं हो सकते। एक मॉडर्न स्टेट के लिए सारी थिंग्स जो वो वन ही होगी और ये सारी सिमिलरिटी होगी। और जो उस समय के संघर्ष थे, जो संघर्षों के माध्यम से चली थी यह अध्याय, उन सारी क्रियाओं को दिखाएगा कि किन परिस्थितियों की वजह से उन सब में जो यूनिफाई यानी कि एकता की भावना या यूनिटी की जो फीलिंग बनी वो किस तरह से बनी। इसी के साथ हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अर्नेस्ट रेनन, व्हाट इज़ अ नेशन। अगर हम अर्नेस्ट रेनन के वर्ड में समझें कि व्हाट इज़ नेशन, राष्ट्र क्या है, तो इन्होंने अपनी अलग डेफिनेशन दी है कि अर्नेस्ट रेनन का मानना था कि राष्ट्र क्या है। अगर इनके शब्दों में हम राष्ट्र को पढ़ें तो राष्ट्र पता चलता है, इनका मानना था, क्योंकि ये क्या थे, इन्हें लेक्चरर डिलीवर एट अ यूनिवर्सिटी, इन्होंने यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर डिलीवर किया था। उसी लेक्चर के दौरान का ये अंश दिखाया गया जिसका एक्सप्लेनेशन बेटा कल होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।